चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है कोलोनियलिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक एक टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप बस पूरे क्लास को अटेंड कीजिए, किसी भी टॉपिक में किसी तरह का डाउट नहीं रहने देंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का पहला पार्ट है और इस चैप्टर के लिए जितने भी पार्ट्स आएंगे सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डले हुए हैं। बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है और इसमें डीएवी गुरु आपकी मदद कर सकता है। बस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है जहां पर आपको अलग अलग कैटेगरीज में हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहां से आप अपने क्लास के वीडियोस को कभी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिलता रहे। हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये चैप्टर आखिर किस बारे में है। उसके बाद हमारा पहला मेन टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका टाइटल है कोलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। इसके अंदर 3 सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, इसके अंदर 2 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा कोलोनियल एंड ट्राइबल सोसाइटी, इसके अंदर 1 सब टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्राइबल रिवोल्ट्स, इसके अंदर 1 सब टॉपिक है। और सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो चलिए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। आराम से ईयरफोन लगाकर बैठ जाइए और पूरे चैप्टर को कहानी की तरह सुनिए। ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है। जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर शासन करता है और इसके सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, इस सिस्टम को हम लोग कोलोनियलिज्म कहते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में भी कुछ इसी तरह का सिस्टम चल रहा था। इंग्लैंड ने पूरी तरह से इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था और वो लोग इंडिया के सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगे थे। इससे भारत के गाँव और भारत के आदिवासी समाज पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। हम सब ने पिछले चैप्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने अपने आप को इंडिया में कैसे स्टेबलाइज कर लिया था, अपने आप को उन्होंने कैसे इंडिया में स्थापित कर लिया था। हमने उनके पूरे जर्नी के बारे में पढ़ा था। उनके और भारत के राजाओं के बीच में जितने भी कन्फ्रंटेशंस हुए थे, जितने भी स्ट्रगल हुए थे, बैटल्स, वार और जितने भी डिप्लोमेटिक मूव्स लिए गए थे उनके द्वारा, सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चला था कि अंग्रेज भारत में आए तो थे ट्रेडर्स बन के, यहाँ पर वो व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे मास्टर्स बन गए, धीरे धीरे हमारे मालिक बन गए। उन्होंने स्लोली इंडिया के कई सारे प्रोविंसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने दक्षिण भारत से शुरू किया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पूर्वी भारत तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने आप को भारत का एक सुप्रीम पावर बना लिया। भारत का कंडीशन इतना बुरा हो गया था कि हमारी इकोनॉमी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जिस पर अंग्रेजों का प्रभाव न हो। चाहे कोई कितना छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा सामान ही क्यों न हो, जब भी उसको इंडियन मार्केट में बेचा या खरीदा जाता था तो उसमें अंग्रेजों का एक हिस्सा होता था। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंग्रेज ही भारत में आए थे। अंग्रेजों के पहले भी बहुत सारे रूलर्स और इन्वेडर्स भारत में आ चुके थे, लेकिन अंग्रेजों ने आकर भारत के रूरल इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उस समय जो भारत के गांव हुआ करते थे वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुआ करते थे। उनको बाहर से कुछ भी मंगाना नहीं पड़ता था, सिर्फ नमक को छोड़कर। नमक के अलावा जितना भी सोर्स होता है, जितना भी रिसोर्स होता है, सब कुछ गांव में ही अवेलेबल हुआ करता था। अंग्रेजों ने जमकर भारत का आर्थिक शोषण किया। उन्होंने यहाँ के किसानों को, यहाँ के आदिवासियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके अलावा भारत में जो भी ट्रेड होता था, जो भी हैंडीक्राफ्ट बनता था, इस इंडस्ट्री को भी उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहाँ से हमारा पहला मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका टाइटल है कोलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। कोलोनियल का मतलब तो आपको पता है, अंग्रेजों ने भारत को अपना कॉलोनी बनाकर रखा था। यहाँ के सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो लोग करते थे। एग्रेरियन जो है ना, इसका मतलब होता है खेती। खेती को लेकर अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए थे, बहुत सारे पॉलिसी बनाए थे और इसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारे समाज पर, उसी के बारे में इस टॉपिक के अंदर हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत का जो ग्रामीण जीवन था वो बहुत ही सिंपल था और सेल्फ सफिशिएंट था। हम आपको पहले भी बताएं कि भारत के गाँव ऐसे थे कि उनको बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट करना नहीं पड़ता था, सब कुछ गाँव में ही मिल जाता था।
लेकिन अंग्रेजों ने भारत आकर कई सारे बदलाव किए, जैसे कि उन्होंने यहाँ के लैंड रिवेन्यू सिस्टम को बदल दिया। लैंड रिवेन्यू सिस्टम बनाया गया था ज़मीन के एवज में टैक्स लेने के लिए, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को बदलकर कुछ ऐसा कर दिया ताकि उनका प्रॉफिट अधिक से अधिक हो सके। इसी तरह से भारत में एग्रीकल्चर को लेकर, ट्रेड को लेकर, इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जितना भी नियम कानून था उसको उन्होंने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सभी मेथड्स को अपनाया जिससे कि उनके अंडर में जितने भी इंडियन टेरिटरीज थे उससे कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू को बढ़ाया जा सके। टैक्स रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए जितना भी उपाय, जितना भी तिगड़म लगाया जा सकता था, सब उन्होंने लगाया। इस तरह से जैसे जैसे अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ता गया उनका रिवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ता गया, उनकी कमाई भी बढ़ती गई। उनका कमाई इतना बढ़ चुका था कि लैंड रिवेन्यू उनके इनकम का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका था। इस समय उन्होंने लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स को लेकर कई सारे नियम कानून बनाए थे। ऐसा उन्होंने अपने द्वारा किए गए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को लेजिटिमाइज करने के लिए किया था। वो जो भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे ना, उसको एक कानूनी रूप देने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए थे ताकि भारत का आर्थिक शोषण करते रहे, भारत को परेशान करते रहे, भारत को लूटते रहे, लेकिन कोई उन पर उंगली ना उठा सके। लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स के लिए उन्होंने समय समय पर अपने ज़रूरत के हिसाब से 3 सिस्टम बनाए थे, जिसमें कि पहले का नाम था जमींदारी सिस्टम, दूसरा का नाम था रेतवारी सिस्टम और तीसरे का नाम था महलवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता था क्योंकि इस सिस्टम के कारण जमींदारों को एक परमानेंट राइट मिल गया था टैक्स कलेक्शन करने के लिए। जमींदारों को भी मिलता था वो राइट और जमींदार के जो बेटे थे उनको भी मिलता था। एक हेरिडेटरी बेसिस पर चलता था ये जमींदारी सिस्टम को सबसे पहले 1793 में बंगाल में लागू किया गया था और इसको लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। रेतवारी सिस्टम को साउथ इंडिया के एक बड़े हिस्से और वेस्ट इंडिया में लागू किया गया था और महलवारी सिस्टम को पंजाब, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट और अवध में लागू किया गया था। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। लेट अस स्टडी इन ब्रीफ अबाउट दिस लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स। अब हमें तीनों तरह के लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है जमींदारी सिस्टम के बारे में, जिसको कि हम लोग द परमानेंट रिवेन्यू सिस्टम भी कहते हैं। जमींदारी सिस्टम के कारण जमींदारों को हेरिडेटरी राइट मिल गया था। उनके पूरे वंश को, उनके पूरे पीढ़ी को अधिकार मिल गया था कि वो किसानों से जाकर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट या जिसको हम लोग हिंदी में जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, इसी का एक रूप था। कुछ समय पहले ही परमानेंट सेटलमेंट नाम से एक एग्रीमेंट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदार के बीच। उसी को मॉडिफाई करके जमींदारी सिस्टम बनाया गया था। इसका ईयर भी आप याद रखिएगा। जमींदारी सिस्टम को 1793 में बनाया गया था। ये सिस्टम लागू होने के बाद जितने भी किसान थे सबके जमीन का मालिक जमींदारों को बना दिया गया। दे वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड और उनका काम था टैक्स कलेक्ट करना, किसानों से टैक्स कलेक्ट करना। और जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था ना, उसका 89% पार्ट उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देना पड़ता था और बाकी का 11% पार्ट वो खुद रखते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपया टैक्स कलेक्ट होता था तो उसमें से 89 रुपीज़ अंग्रेजों के पास जाता था और बाकी का जो 11 रुपीज़ बचा वो जमींदार लोग रखते थे। इस सिस्टम के कारण एक नए क्लास का जन्म हो गया जिसमें कि राजा और तालुकदार आते थे और उनको जमींदार कहा जाता था। उनके पास इतना पावर आ चुका था कि अगर कोई किसान समय पर टैक्स पे नहीं कर पाता था तो वो किसान को उनके ही जमीन से बेदखल कर देते थे। किसानों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए जमींदार लोग जितना ऑप्रेसिव मेथड, जितना ब्रूटल मेथड, जितना अत्याचार किया जा सकता था उतना करते थे। वो लोग किसानों को जबरदस्ती बोलते थे कि तुम जाकर मनी लेंडर से, जो महाजन होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनसे जाकर तुम लोन लो और हमारा अनपेड रेंट, हमारा जो टैक्स होता है वो हमें पे करो। इससे किसानों की स्थिति बद से बदतर होती गई और जो जमींदार थे वो समय के साथ साथ और अमीर होते गए। उस समय जैसा कंडीशन था उस हिसाब से ये बोलना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजों ने हमारे पे शासन नहीं किया, अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद नहीं किया। हमारे देश में रहने वाले ही कुछ लोगों ने हमारे भारत को बर्बाद किया था। ऐसे लोगों की एक खास तरह की ब्रीड होती है, एक खास तरह की प्रजाति होती है जो कि आज भी हमारे भारत में पाया जाता है। आप देखिएगा समय समय पर वही लोग हमेशा भारत के विरोध में खड़े रहते हैं। जमींदारी सिस्टम से दोनों अमीर हो रहे थे। किसानों से पैसा कलेक्ट किया जाता था, 89% अंग्रेज रख लेते थे और 11% जमींदारों को मिलता था। लेकिन अंग्रेज जो है ना, इस 11% को पचा नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे 11% जमींदार लोग रख लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अखरने लगा, उनको बर्दाश्त नहीं होने लगा कि कैसे जमींदारों का इनकम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया
कि अब जिस भी टेरिटरी को वो जीतेंगे उसमें जमींदारी सिस्टम लागू नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम था रियोतवारी सिस्टम, और इसी सिस्टम के बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना है। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को उन्होंने साउथ इंडिया में शुरू किया था और इसको लागू करने वाले का नाम था थॉमस मुनरो। इसको 1820 में लागू किया गया था। कुछ समय के बाद रियोतवारी सिस्टम को बॉम्बे में भी लागू कर दिया गया। इस सिस्टम के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट और रियूट्स यानी कि किसान, उनके बीच में डायरेक्ट सेटलमेंट होना शुरू हो गया था। किसान डायरेक्टली टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देने लगे थे। वो जो बीच वाला चमचा था ना, उसको अंग्रेजों ने कहा कि पहली फुर्सत में निकल, अब तुमको 11% भी नहीं मिलेगा। इस सिस्टम के कारण जमींदारों का नुकसान तो हुआ ही साथ किसानों का भी नुकसान हुआ, क्योंकि जहां जहां पर रियोतवारी सिस्टम लागू किया गया था, जहां जहां पर अंग्रेज डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करने लगे थे, वहां पर टैक्स रेट भी बढ़ा दिया गया था। जमींदारी सिस्टम के हिसाब से किसानों को कम टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन रियोतवारी सिस्टम के हिसाब से किसानों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। रियोतवारी सिस्टम के बारे में कुछ और डिटेल्स हमें इस वाले डू यू नो में दिए गए हैं। दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि रियोतवारी सिस्टम में कुछ ऐसा सीन था कि जो टैक्स है ना, वो प्रोड्यूस पर डिपेंड नहीं करता था, वो डिपेंड करता था पोटेंशियल ऑफ सॉइल पर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसान हैं और आपके पास एक ज़मीन है। ज़मीन अगर बहुत ज़्यादा उपजाऊ है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आप उस पर कितना फसल उपजाते हैं, आपका फसल बर्बाद हो गया या आपका फसल किसी कारण से नहीं उपजा, उससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं है। अगर आपका खेत अच्छा है, आपका पोटेंशियल ऑफ सॉइल अच्छा है, तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। प्रोड्यूस पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता था। इसीलिए जहाँ जहाँ पर रियोतवारी सिस्टम था वहाँ पर किसानों को फोर्स किया जाता था, उनसे ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट किया जाता था, चाहे उनका फसल बाढ़ से या सूखे से या किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण बर्बाद ही क्यों न हो जाए। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अंग्रेजों ने जो तीसरा सिस्टम बनाया था उसका नाम था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम को जमींदारी सिस्टम में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया था, और इसको बनाने वाले का नाम था हॉल्ट मैकेंजी। इस सिस्टम को 1822 में गंगा के मैदान, भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट, सेंट्रल इंडिया और पंजाब में लागू किया गया था। इस सिस्टम में अंग्रेज कलेक्टिव सेटलमेंट किया करते थे, मतलब बहुत सारे गांव का टैक्स एक ही बार में कलेक्ट कर लेते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ गांव का एक ग्रुप बना दिया था और उस ग्रुप को महल कहा जाता था। जितने भी जमीन, जंगल या घास के मैदान थे, सब कुछ विलेज का हुआ करता था, सब कुछ गांव के अंडर में आता था। इसीलिए गांव वालों को मिलकर उस पर टैक्स पे करना पड़ता था। जितना भी प्रोड्यूस उनका होता था, जितने फसल की पैदावार होती थी, उस पर टैक्स महल को देना पड़ता था, मतलब गांव के ग्रुप को देना पड़ता था। महलवारी सिस्टम के कारण किसानों का जीवन और बर्बाद हो गया। वो और गरीब होते चले गए, उनका ज़मीन खोता चले गया। जो अंग्रेज थे उनका ज़मीन ही हड़प लेते थे अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो। इसके साथ साथ किसानों को मनी लेंडर्स के हाथों एक्सप्लॉइट भी होना पड़ता था। मनी लेंडर्स भी उनको परेशान करते थे, क्योंकि टैक्स को पे करने के लिए मनी लेंडर से उनको ज़बरदस्ती लोन लेना पड़ता था। अब इतनी परेशानी और इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कोई कितना झेलेगा। इसीलिए 1830 से लेकर 1840 के बीच में कई सारे रिवोल्ट्स हुए, कई सारे आंदोलन चले, जो कि नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स ने चलाए थे। और इन्हीं आंदोलन का एक बड़ा रूप रिवोल्ट ऑफ 1857 के रूप में हमें देखने को मिला था, जिसको कि हम लोग आज़ादी की पहली लड़ाई भी मानते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब होता है व्यापारिक फसल। बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स के रूप में ही खरीदे और बेचे जाते हैं, उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिल्क एक कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि खेत से जो सिल्क हमें मिलता है उसका इस्तेमाल डायरेक्टली हम लोग नहीं कर पाते हैं। पहले इसका प्रोसेसिंग किया जाता है, उससे कपड़ा बनाया जाता है, उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अंग्रेजों ने भारत में उगने वाले कमर्शियल क्रॉप्स के साथ क्या किया था, उसी के बारे में इस टॉपिक के अंदर हमें डिटेल में पढ़ना है। भारत के कई भागों में, जैसे कि पूरा साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बन गया था। वो लोग अधिक से अधिक टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे ताकि वो अपने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले खर्च को निकाल सकें। इसके अलावा वे अपने प्रॉफिट को भी अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारे ऐसे कठोर कदम उठाए जिससे कि कुछ खास तरह के सामान को इंडिया में अधिक से अधिक प्रोड्यूस किया जा सके। अंग्रेज लोग भारत में ऐसे सामान का जबरदस्ती प्रोडक्शन करवाने लगे जिसका डिमांड यूरोप में बहुत अधिक था। वे लोग खेती से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स को बहुत कम दामों में खरीदकर इंग्लैंड भेजते थे। उसके बाद वहां पर उसका प्रोसेसिंग किया जाता था, उसे फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता था। उसके बाद उन सभी सामान को भारत में वापस लाया जाता था
और यहाँ पर वे लोग उसको बहुत अधिक दाम में बेचते थे और फायदा कमाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जबरदस्ती भारत के किसानों से कैश क्रॉप उगवाती थी। कैश क्रॉप हम लोग उन फसल को कहते हैं जिससे कि हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि इंडिगो, इसको हिंदी में नील कहा जाता है और इसको हम लोग कपड़े को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉटन यानी कि सूती, ओपियम यानी कि अफीम जिसको कि बॉलीवुड के चमगादड़ सूंघते हैं, पेपर यानी कि काली मिर्च, टी यानी कि चाय पत्ती, शुगर केन यानी कि गन्ना। इन सभी फसल के अलावा वे जबरदस्ती भारत के किसानों से रॉ सिल्क का भी प्रोडक्शन करवाते थे, मतलब रेशम की खेती करवाते थे। उस समय यूरोप में सिल्क ट्रेंडिंग में था, बहुत से लोग सिल्क का कपड़ा पहनना पसंद करते थे, इसीलिए अंग्रेज जबरदस्ती यहाँ पर सिल्क का उत्पादन करवाते थे। रॉ मटेरियल्स को यहाँ से लेकर जाते थे, सिल्क का कपड़ा बनाते थे, कुछ कपड़ा वहाँ पर बेच देते थे और कुछ कपड़ा वापस से इंडिया लाकर भारत में अधिक दामों पर बेचा करते थे। अंग्रेज लोग ओपियम यानी कि अफीम को स्मगल करके चाइना ले जाना चाहते थे, जहां पर उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। वहां पर भी बहुत सारे लोग अफीम सूंघने वाले थे। इसी तरह से इंडिगो, जिसको कि हिंदी में हम लोग नील कहते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड था ब्रिटेन के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर कि कपड़ा बनाया जाता था और कपड़े को रंगने के लिए इंडिगो का इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेज लोग भारत के किसानों को नील का खेती करने के लिए फोर्स करते थे ताकि उससे नीला रंग निकाला जा सके। इंडिगो एक ऐसा फसल होता है जिसका खेती करने से जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है और जबरदस्ती किसानों से उसी का खेती करवाया जाता था, इसीलिए किसानों का कंडीशन बहुत खराब हो चुका था। इंडिगो का खेती करने के बाद भी उनको इंडिगो के बदले बहुत कम दाम मिलता था। उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में शुगर का डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा था। ये देखकर यूरोपियंस ने डिसाइड किया कि अब हम लोग भारत के किसानों से गन्ने की खेती करवाएंगे। वो लोग जबरदस्ती भारत के किसानों से गन्ने की खेती करवाने लगे। जो किसान अपनी जरूरतों के लिए गन्ने के रस से गुड़ बनाते थे, उनको फोर्स किया गया, उनको जबरदस्ती बोला गया कि आप गन्ने के जूस को शुगर फैक्ट्रीज को सप्लाई करो और उसके बदले में उन्हें बहुत कम प्राइस दिया जाता था। अंग्रेजों की नीतियों के कारण जितने भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थे वो तो बहुत अच्छे से फल फूल रहे थे, लेकिन जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज थे, जितने भी लोकल इंडस्ट्रीज थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें कि हमें कुछ कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में बताया गया है और वो भारत के किस हिस्से में उगाया जाता था उसके बारे में बताया गया है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना भी डेटा दिया गया है आप उसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला है ओपियम, इसको बंगाल, बिहार और पंजाब में उगाया जाता था। दूसरा है इंडिगो, इसको बिहार और बंगाल में उगाया जाता था। तीसरा है कॉटन, इसको गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उगाया जाता था। टी यानी कि चाय पत्ती, इसको असम, वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में उगाया जाता था। पेपर यानी कि काली मिर्च को केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी जिसका नाम अभी पुडुचेरी हो चुका है, इन सभी जगहों पर उगाया जाता था। शुगर केन को महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में उगाया जाता था। यहाँ पर एक सब टॉपिक है जिसमें कि हमें उस समय के फार्मर्स के कंडीशन के बारे में बताया गया है। उस समय भारत के किसानों के साथ प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, सूखा और भुखमरी जैसी समस्या तो थी ही, साथ ही साथ उन पर टैक्स का भी एक बहुत बड़ा बोझ था। उनको उधार और कर्ज चुकाना था जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक हुआ करता था। उनका जीवन पूरी तरह से कष्ट, गरीबी और निराशा से भरा हुआ था। इस वजह से बहुत सारे किसान जो कि समय पर अपना लैंड रिवेन्यू पे नहीं कर पाए, उन्होंने अपना जमीन खो दिया, उनका सारा जमीन हड़प लिया गया और वो एक मजदूर बनकर रह गए और उनसे बहुत कम मजदूरी पर जबरदस्ती काम करवाया जाने लगा। यहाँ पर एक और सब टॉपिक है जिसका टाइटल है रिवोल्ट्स बाय फार्मर्स। किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे विद्रोह किए थे, उसी के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी किसी पर अत्याचार किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनका शोषण एक लिमिट से अधिक कर दिया जाता है, तब एक मास आउटब्रस्ट होता है, लोग मजबूर हो जाते हैं विद्रोह करने के लिए। उस समय किसानों के साथ बहुत से अन्याय हुए थे। अंग्रेजों ने अलग अलग समय पर कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए थे जो कि पूरी तरह से किसान के विरोध में थे। उसमें से कुछ नियम कानून के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है, जिसमें कि पहला था लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ये जितने भी नियम कानून बनाए गए थे सब कुछ अंग्रेजों के पक्ष में थे, उनके फायदे को देखकर बनाए गए थे
और इसमें किसानों का नुकसान था। अंग्रेजों ने भारत के लोगों का जमकर आर्थिक शोषण किया। खासकर जो गांव के लोग थे उन्हें तो अंग्रेजों ने बर्बाद ही कर दिया था। उन्होंने इतना बेकार सिस्टम बना दिया था कि किसान कर्ज में ही दबकर रह गए थे। किसान अपनी जमीन खोते जा रहे थे और मजदूर बनते जा रहे थे। उनसे जबरदस्ती मेहनत करवाया जाता था और बदले में बहुत कम मजदूरी दिया जाता था। इन्हीं कारणों से भारत के किसानों ने आज़ादी की पहली लड़ाई जो कि 1857 में हुआ था उससे पहले ही कई सारे विद्रोह कर दिए थे। उसके बाद 1930 में एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया था, एक किसान सभा भी बनाया गया था जिसमें कि कई सारे किसान नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और किसानों के पक्ष में आवाज उठाना शुरू किया था। ये वाला डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन सभी रिवोल्ट्स के बारे में बताया गया है, उन सभी विद्रोह के बारे में बताया गया है जो कि किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो बंगाल के किसान थे उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया था और एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था 1859 में। और इस विद्रोह को, इस रिवोल्ट को हम लोग ब्लू रेबेल कहते हैं। साउथ इंडिया के मोपला में भी एक विद्रोह हुआ था जो कि बढ़ते हुए टैक्स के कारण हुआ था और यह विद्रोह 1860 से लेकर 1870 तक चला था। उसके बाद 1857 में कर्ज में दब जाने के कारण मजबूर होकर भारत के किसानों ने डेक्कन रीजन में एक वायलेंट प्रोटेस्ट किया था। अंग्रेजों के खिलाफ एक पीजेंट मूवमेंट भी चलाया गया था, एक किसान आंदोलन भी चलाया गया था। ये आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ था। चंपारण एक बिहार के डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि बिहार के नॉर्थ वेस्ट में है। ये आंदोलन 1860 में शुरू हुआ था और 1920 तक चला था। इस आंदोलन में किसान नील की खेती और बढ़े हुए टैक्स का विरोध कर रहे थे। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी अंग्रेजों को विद्रोह का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भी किसान विद्रोह कर रहे थे हाई रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अवध किसान सभा की भी स्थापना की गई थी। इसके लीडर जवाहरलाल नेहरू थे और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हुए रेवेन्यू कलेक्शन का विरोध तंजौर के किसानों ने भी 1920 से लेकर 1924 तक किया था। इसके अलावा 1923 में एनजी रंगा के द्वारा एक रियोट एसोसिएशन बनाया गया था जो कि किसानों के हक के लिए काम करता था। उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी एक आंदोलन किया था जिसमें कि वो जमींदारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। 1927 में बारदोली में सरदार पटेल ने बढ़े हुए रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के खिलाफ सत्याग्रह किया था और उन्होंने अंग्रेजों को फोर्स किया था कि वो कानून में बदलाव करें। और इन सब के साथ साथ खेरा के किसानों ने भी बढ़ते हुए रेवेन्यू कलेक्शन का विरोध किया था। तो फाइनली आज के क्लास में हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया। इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग पार्ट 2 में पढ़ना शुरू करेंगे। इस चैप्टर के अलावा आपको और किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके क्लास के सोशल साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोज मिल जाएंगे। और अगली क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।